पिछले क्लास में आ जाइए, इधर इधर आ जाइए इधर। पिछले क्लास में आपको बताया गया था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और कुछ एलिमेंट्स के बारे में। फिर बताया गया कि किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। और आपको यह भी बताया गया कि हर एक चीज़ का निर्माण परमाणु से ही हुआ है। और अभी तक प्रकृति में कुल 118 तरह के परमाणु के खोज किए जा चुके हैं, जिसमें कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको बताया गया। और यह वह एलिमेंट था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है? आज हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म और एक बेहद बारीक चीज केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं। कुछ लोग जो यहाँ 11th में पहले से पढ़े हैं वो जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो उतना बढ़िया से नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो ढंग से थोड़ा जान लें, जो जान रहे थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स। हेडिंग डालिए और डिफाइन कीजिए। तो इसको पहले आप डिफाइन कीजिए, समझाने वाला काम हम लोग बाद में करेंगे। लिखिए तत्व। लिखेंगे वह शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण, वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण केवल एक ही तरह के परमाणुओं, केवल एक ही तरह के परमाणुओं के आपस में, केवल एक ही तरह के परमाणुओं के आपस में मिलने से होता है। केवल एक ही तरह के परमाणुओं के आपस में मिलने से होता है, उसे तत्व कहते हैं। उसे तत्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिख लीजिए आप। आयरन, अल्युमिनियम, क्रोमियम, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इटीसी इत्यादि। लिख लिए क्या? अब किसी को कुछ नहीं लिखना है, बातों को थोड़ा ढंग से समझना है। हम इसमें से न किसी एक तत्व को ले लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए कॉपर का एक प्लेट ले लिए। यदि ये एक प्लेट है कॉपर का, किस चीज का प्लेट है ये? कॉपर प्लेट है। कॉपर प्लेट का मतलब कॉपर का चदरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर है। अच्छा, यदि आप चावल बनाते हैं तो उसमें सिर्फ चावल का ही दाना रहता है। कंकर पत्थर वो मान लीजिए तनी मनी है, उसको इग्नोर कीजिए आप। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चावल में गेहूं का दाना आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यदि ये कॉपर का प्लेट है यानी शुद्ध कॉपर है, तो इसमें इसमें परमाणु होगा सिर्फ और सिर्फ किसका? कॉपर का। ये जितना गोला हम बना रहे हैं यह सब किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? कॉपर के परमाणु को। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो इसमें तो इस एक प्लेट में अरबों खरबों परमाणु रहेगा। किसका? कॉपर का। यदि आप आयरन का प्लेट लेंगे तो आयरन का परमाणु रहेगा, अल्युमिनियम का प्लेट लेंगे तो अल्युमिनियम का परमाणु रहेगा। अरबों खरबों संख्या में रहता है, जिसकी संख्या को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप याद कीजिए, मोल कंसेप्ट में हम ये सब काम करके बैठे हुए हैं। लेकिन अब 11th के पूरी चीज़ों को बेसिक में हम कैसे बता सकते हैं, उतना टाइम नहीं है। तो जो जनरल बात है उसको हम समझा देते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें ढेर सारा एटम है। इस ढेर सारे एटम मतलब छोटे छोटे कण हैं। अब ये सब छोटा छोटा कण है। अब बताइए कि ये पूरा का पूरा बड़ा प्लेट किस छोटे छोटे कण से बना है? कॉपर के
परमाणु से। यानी यहाँ पर हम यदि इस एक पार्टिकल की बात करें तो ये एक पार्टिकल ही एटम कहलाता है, या हिंदी में परमाणु कहलाता है। तो अब यहाँ से ये समझ में आया कि यदि हम कॉपर, देखो दो बात समझो, एक बार हम बोलते हैं कॉपर तत्व और एक बार बोलते हैं कॉपर एटम। पता है बाबू, इस दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, और ये अंतर बारीकी से आप नहीं समझ पाते हैं, इसको समझना जरूरी है। हम जब कॉपर तत्व बोलते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि हम कॉपर के परमाणु के एक समूह की बात कर रहे हैं जहां पर बहुत सारा कॉपर का परमाणु है। और जब हम कॉपर का एटम बोलते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि इस समूह से एकदम सबसे छोटा पार्टिकल को आप निकालिए, जो जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे पूरे पदार्थ का निर्माण हुआ है, आप एक को निकाल के यहाँ रखें तो यही कहलाता है एटम। यानी जब हम एटम बोलते हैं तो एक का बोध होता है, एक परमाणु का बोध होता है, एक पार्टिकल, एक कण का बोध होता है। लेकिन जब हम कॉपर का तत्व बोलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कणों का बोध होता है, और वह बहुत सारा कण एटम होता है। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि किसी तत्व का जो निर्माण होता है वह किस चीज़ से होता है? एटम से होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एटम्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब तत्व के सबसे छोटे कण ही क्या होते हैं? परमाणु। कोई दिक्कत है इसमें? तो नीचे एरो दीजिए और लिखिए, लिखेंगे तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं। तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं। तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं। बताइए, अब आपको तत्व और परमाणु में अंतर समझ में आ गया? तत्व परमाणु से ही बनता है, छोटा छोटा कण जब एक ही तरह का मिलेगा तो तत्व बन। अच्छा, इसी में यदि आयरन रहता है और कॉपर रहता, एल्युमिनियम रहता, तब इसको तत्व कहते नहीं, तब ये मिश्रण कहलाता, तब ये मिश्र धातु कहलाता। तो हम तत्व की बात कर रहे हैं तो तत्व में एक ही तरह का परमाणु होना चाहिए। अभी आप परिभाषा लिखे हैं कि वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण केवल एक ही तरह के परमाणु से होता है। यदि ये कॉपर का प्लेट है और यदि इसमें सिर्फ कॉपर का परमाणु है तो निश्चित है कि यह एक शुद्ध पदार्थ है, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। तो तत्व और परमाणु समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है यौगिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। स्टार लगाएंगे, हेडिंग डालेंगे यौगिक। इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड। इसको हम लोग पहले लिखेंगे नहीं, ये बहुत ज़्यादा समझने वाला बात है, क्योंकि इसकी बारीकी को जब आप जानिएगा तो थोड़ा आपको आश्चर्य भी होगा यदि आप अभी तक नहीं जानते हैं। तो आपसे यदि यौगिक की परिभाषा पूछी जाए और आप ही से यदि अणु की परिभाषा पूछी जाए तो आप दोनों का परिभाषा समान बोलते हैं, जबकि दोनों में बहुत ज़्यादा का अंतर है। सुनने में समान लगता है नहीं समान। देखिए इधर, आप एक गिलास पानी, एक गिलास क्या, एगो बड़का बाल्टी पानी का ले लेते हैं। तो जब आप पानी लिए हैं तो पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो H2O होता है ना, तो फॉर्मूला यदि H2O है तो एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह का ढेर सारा इसमें क्या है? H2O है। तो सबसे यही कहलाता है यौगिक। अब इसको थोड़ा परिभाषा पर समझिए। यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व भी एक शुद्ध पदार्थ होता है, लेकिन यौगिक एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से नहीं होता है। मिलने से होगा तब वो मिश्रण कहलाएगा। यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ मिला दिए तो वो यौगिक नहीं कहलाएगा, तब वो मिश्रण कहलाता है। तब वो मिश्रण है, वो यौगिक नहीं है। जब वो निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में मिलता है, क्या आप कभी कभी H3O भी लिख देते हैं, H4O भी लिख देते हैं क्या? जब आप नहीं लिखते हैं इसका मतलब निश्चित है ना कि जब आप जल लीजिएगा तो H2O लीजिएगा।
तो ऐसी स्थिति में जब निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तब किस चीज का निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। अब यदि तुम इसमें से सबसे छोटे कण को निकालोगे तो तुम ही बताओ कि तुमसे हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, या जब भी निकलेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ निकलेगा? साथ निकलेगा। कै गो साथ निकलेगा बताइए? 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन, क्योंकि वो दोनों आपस में मिला हुआ है। यानी यहां पर सबसे छोटा कण आप निकालिएगा ना तो ये वाला कण निकलेगा। अब ध्यान दीजिए, इस बार जो बाहर निकला है स्मॉलेस्ट यूनिट, वह एक परमाणु नहीं है। यही कण, यही सबसे छोटा कण कहलाता है अणु, क्योंकि यह अकेला नहीं है। यहां पर 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं। तो हम यौगिक की परिभाषा देते हैं, वह शुद्ध पदार्थ। सुनिएगा ध्यान से, हम दोनों का परिभाषा बोलेंगे, यौगिक का भी परिभाषा बोलेंगे, अणु का भी परिभाषा बोलेंगे, और आपको अंतर समझना है। वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के आपस में निश्चित अनुपात में मिलने से, निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। अब अणु की परिभाषा सुनिए। यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के आपस में निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है। बताइए क्या अंतर है? वहां अंतर में हम बोले कि वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण, यहां बोले यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जिसका निर्माण, यानी यौगिक का ही सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? अणु। अब समझ में आया? अब कहीं पर 2 बात लिखी हुई हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। यदि लिखा हुआ रहे H2O यौगिक और कहीं लिखा हुआ है H2O अणु, तब आप कहेंगे एक के चीज अणु भी कैसे हो सकता है, एक के चीज यौगिक भी कैसे हो सकता है? आपके दिमाग में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो आपका क्वेश्चन जायज है, लेकिन इसका अपना मीनिंग है। जिस मीनिंग को आप जब समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपको जायज लगेगा और कंसेप्ट भी जायज लगेगा। देखिए दोनों में क्या अंतर है। जब हम H2O अणु की बात किए तो हम सिर्फ एक कण की बात किए, और जब हम H2O यौगिक की बात किए, इसका मतलब H2O भर गिलास में जितना H2O है, हम पूरे समूह की बात किए। यानी यौगिक एक समूह है। किस चीज का? अणु का। किसके अणु का? जिस चीज का, वह यौगिक है। जैसे जल के लिए H2O का समूह, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 का समूह, समझ रहे हैं आप? हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए H2O2 का समूह। इस तरह से तो तत्व हम बोलेंगे तो भी वह एक समूह है, लेकिन वह परमाणु का समूह है। यौगिक हम बोलेंगे तो यह भी एक समूह है। किस चीज का? अणु का समूह है, क्योंकि तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, इसीलिए परमाणु का समूह। यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है, इसीलिए अणु का समूह। आई बात समझ में? तो अब हम लोग पहले दोनों का परिभाषा लिख लेंगे और फिर उसको एग्जाम्पल में देख लेंगे। लिखेंगे नीचे, ये हेडिंग हो गया है ना आपका? लिखेंगे नीचे रो देखो। लिखेंगे वह शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण, वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक, वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के, सुनो अणुओं के नहीं, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के आपस में, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के आपस में निश्चित द्रव्यमान अनुपात, निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है। निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है, उसे यौगिक कहते हैं। उसे यौगिक कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अकेला रहेगा तो तत्व, 2 या 2 से अधिक जैसे ही जुड़ा क्या कहलाएगा? यौगिक। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए,
सिंगल रहेगा तो तत्व, जैसे H2O, H2S, H2SO4, HNO3, O2, O3, H2, NaCl, HCl, etc. अभी हम जल यौगिक की चर्चा कर रहे थे तो जल का अणु, H2SO4 यौगिक की चर्चा करेंगे तो H2SO4 का अणु, HCl यौगिक की चर्चा करेंगे तो HCl का अणु। अब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझिए। हम आपको कहेंगे कि एक गिलास में HCl रखा हुआ है, तो आप जरा बताइए कि उस HCl को आप अणु नाम देंगे या यौगिक नाम देंगे? आप यौगिक नाम देंगे, क्योंकि हमने आपको कहा कि एक गिलास में HCl रखा हुआ है, मतलब एक मास पैमाना पर रखा हुआ है। और यदि हम कहते हैं कि HCl के एक अणु, तो आप तुरंत समझ जाइए कि हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वहां पर समूह की बात नहीं हो रही है। क्या समझ में आ गया ये बात? एग्जाम्पल लिख चुके हैं, नीचे एरो दीजिए और लिखिए। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, आप एरो देके लिखिए, पहले जो लिखाते हैं फिर अणु का लिखा देंगे। लिखेंगे यौगिक के सबसे छोटे कण को ही अणु कहते हैं। यौगिक के सबसे छोटे कण, यौगिक के सबसे छोटे कण को ही अणु कहते हैं। तो यौगिक का सबसे छोटा कण ही क्या कहलाता है? अणु। लेकिन अणु का यदि परफेक्ट डिफिनीशन आपसे कोई पूछे, ये तो देखो हमने ये तो तुमको कंसेप्ट न दिया कि किसी यौगिक का जो सबसे छोटा कण होगा वही क्या कहलाएगा? अणु। लेकिन अणु की पूरी परिभाषा क्या होगी उसको एक बार फिर से सुन लेंगे। किसी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, देखिए किसी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण का मतलब होता है कि उसी सूक्ष्मतम कण के आपस में बड़े पैमाने पर मिलने से उस यौगिक का निर्माण हुआ है। तो हम कहेंगे कि किसी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जिसका निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है, उसे हम अणु कहते हैं। तो अब स्टार लगाइए और हेडिंग डालिए अणु। अच्छा, आप याद कीजिए कल परमाणु की परिभाषा लिखा दी गई थी, इसीलिए वहां पर परमाणु का परिभाषा हमने लिखा है, मॉलिक्यूल। लिखेंगे किसी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, किसी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जिसका निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं, दो या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में, दो या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में निश्चित द्रव्यमान अनुपात, निश्चित द्रव्यमान अनुपात जिसका निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है, निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है, उसे अणु कहते हैं। अब तीसरा चीज समझिए, एक होता है मूलक, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल। अब इसको फिर समझ लीजिए, फिर हम डिफाइन करेंगे बाद में, ठीक है? इधर देखिए,
मान लीजिए कि एक बड़ा सा बर्तन है और इस बर्तन में Na प्लस Na प्लस Na प्लस अरबों खरबों Na प्लस रखा हुआ है। तो ये सारा का सारा ग्रुप ही कहलाएगा कौन सा मूलक? Na प्लस मूलक। लेकिन आप इसी में से सबसे छोटे कण एगो को निकालिए। अच्छा, सबसे छोटे कण एगो को निकालिएगा तो क्या n को निकालिएगा? Na प्लस न निकलेगा। तो ये सबसे छोटा कण जब बाहर निकल गया तो इसी को हम लोग कहते हैं आयन। अब देखिए दोनों में अंतर आ गया। मूलक का परिभाषा होता है चार्ज्ड स्पेसीज इज कॉल्ड रेडिकल, मतलब आवेशित स्पेसीज, आवेशित चीजों को ही क्या कहा जाता है? मूलक कहा जाता है। और मूलक का जो सबसे छोटा कण होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? आयन। जैसे देखो, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु, यौगिक का सबसे छोटा कण अणु, उसी प्रकार रेडिकल का सबसे छोटा कण आयन। मूलक भी चार्ज्ड स्पेसीज है और आयन भी चार्ज्ड पार्टिकल है। लेकिन आयन और रेडिकल में अंतर क्या है? रेडिकल एक बड़े पैमाने पर जब आयन मिलेगा तब रेडिकल कहलाएगा। उसी में से सिंगल को सिर्फ हम एक का चर्चा करें तो वही क्या कहलाएगा? आयन। जैसे यदि हम Na प्लस रेडिकल की बात करते हैं, हम बोले, हम कहीं लिखा हुआ देखें कि ये Na प्लस रेडिकल है और फिर हम लोग देखते हैं कि ये Na प्लस आयन है, इस दोनों में क्या अंतर है? Na प्लस आयन का मतलब हुआ सिंगल पार्टिकल, अकेला। और यही जब बहुत ज्यादा मात्रा में किसी बर्तन में रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? रेडिकल, मूलक। यानी मूलक का सबसे छोटा कण आयन होता है, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है, मूलक का सबसे छोटा कण आयन होता है। अब चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। इसीलिए मूलक भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक पॉजिटिव रेडिकल और एक निगेटिव रेडिकल। हिंदी में धनावेशित मूलक और ऋणावेशित मूलक। तो उसका एलिमेंट्री पार्टिकल भी दो तरह का होगा, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा निगेटिव आयन। उसी में से ना एक को केटायन कहते हैं और एक को एनायन कहते हैं। धनायन और ऋणायन के नाम से ये जाना जाता है हिंदी में। बात समझ में आ रही है? अब जैसे देखो, इस एक बर्तन में हम, जैसे हम ले लिए, मान लीजिए PO4 3-, ये एक आयन है, अकेला है तो एक आयन है। इसी के जैसा ढेर सारा जब जमा हो जाएगा तो यही कहलाता है फॉस्फेट रेडिकल। और यदि अकेला को हम बाहर कर लें तो यही कहलाएगा फॉस्फेट आयन। अब इसका नाम फॉस्फेट है या किसका नाम क्या है वो सब आगे लिखाएंगे हम। फिलहाल आप रेडिकल को समझे कि रेडिकल क्या है। हम कहेंगे कि किसी भी चार्ज्ड स्पेसीज को हम रेडिकल कहते हैं। लिखिए नीचे एरो देके डिफाइन कीजिए। लिखेंगे आवेशित कणों को, इसकी परिभाषा लिखिए, आवेशित कणों को मूलक कहा जाता है। आवेशित कणों को मूलक कहा जाता है। और बोर्ड पर जैसे लिखा जा रहा है वैसे लिखेंगे। मूलक कितना प्रकार का होगा? दो प्रकार का। धनात्मक मूलक और दूसरा ऋणात्मक मूलक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रेडिकल और इसको निगेटिव रेडिकल। हमारे ख्याल से इसकी परिभाषा देने की तो जरूरत नहीं है। धन आवेश रहेगा तो धन मूलक, ऋण आवेश रहेगा तो ऋण मूलक। डायरेक्ट हम लिख देते हैं एग्जाम्पल। जैसे Na प्लस Al3 प्लस Ca2 प्लस Zn2 प्लस NH4 प्लस Cr3 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस etc। आप इस बात पर बिल्कुल ना जाएं कि हम कभी एक चार्ज दिए, कभी दो चार्ज दिए, कभी तीन चार्ज दिए। ये इसकी वैलेंसी पर डिपेंड करता है कि किस पर कितना चार्ज आएगा, जो सब नेक्स्ट क्लास में आने वाला है। सिर्फ आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक चार्ज रहे, दो चार्ज रहे, तीन चार्ज रहे, कोई मतलब नहीं है। चार्ज है तो रेडिकल कहलाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेडिकल, और यही यदि निगेटिव रहता तो
निगेटिव रेडिकल, जैसे इधर लिखा हुआ है। एक बात और, इस 3+ को ना प्लस 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 करके लिखें या 3 देके प्लस लिख दें, दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। बेटे से तो यहां पर बोर्ड पर मूलक का लिखा जा चुका है परिभाषा। अब एक सिंपल सा लाइन हम बाद में ये लिख लेंगे कि मूलक का सबसे छोटा कण ही आयन होता है। पहले आप इसको पूरा कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया। लिखेंगे मूलक के सबसे छोटे कण को, नीचे एरो दे के लिखना है, मूलक के सबसे छोटे कण को, मूलक के सबसे छोटे कण को आयन कहते हैं। मूलक के सबसे छोटे कण को आयन कहते हैं। आयन, सुनिए, मूलक 2 प्रकार के होते हैं, तो आयन भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एरो दीजिए और लिखिए, आयन भी 2 प्रकार के होते हैं। आयन भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनायन, इसी को इंग्लिश में बाबू कहा जाता है केटायन। और नंबर 2 ऋणायन, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एनायन। क्या हुआ? तो आपसे अब ये उम्मीद किया जा सकता है तत्व, परमाणु, यौगिक, अणु और मूलक और आयन में आप अंतर स्पष्ट समझ गए होंगे कि वो क्या है। तत्व, यौगिक और मूलक एक समूह है। किसका? क्रमशः परमाणु, अणु और आयन का। परमाणुओं का समूह तत्व होता है, अणुओं का समूह यौगिक होता है और आयनों का समूह मूलक होता है। परमाणु सबसे छोटा कण तत्व का होता है, अणु सबसे छोटा कण यौगिक का होता है और आयन सबसे छोटा कण मूलक का होता है। अभी आगे की बात सुनिए। अब हम लोग इसमें सीखेंगे, सुनिएगा ध्यान से, अब हम लोग सीखेंगे कि परमाणु, सॉरी, किसी मूलक से किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। पिछले क्लास में हल्का सा हम ये डिस्कस भी किए थे कि सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है और अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है। सब जब क्लोराइड है तो एक बार 1 Cl, एक बार 2 Cl, एक बार 3 Cl कहाँ से आता है? ये हम कैसे समझेंगे कि अरे हमको तो पता है, तुम कैसे समझोगे कि हम कैगो Cl कब लगाएं? तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा उलझेंगे इस सब में। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में होगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन, और वही कॉपी बंद मत कीजिए। नेक्स्ट क्लास में होगा कंपाउंड का फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड का डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन, मतलब वो जुड़ता कैसे है और फिर वो टूटता कैसे है। क्योंकि केमिस्ट्री में तोड़े जोड़ का ना काम चलेगा कंपाउंड का, और यदि हम जोड़ना नहीं जान रहे हो, तोड़ना नहीं जान रहे हो, तो क्या केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप इमेजिन भी कर सकते हैं? इसीलिए अगला क्लास रेडिकल से संबंधित सभी का, सुनिए, सिर्फ तोड़ना जोड़ना ही नहीं बल्कि इस कंपाउंड का नाम भी क्या होता है, इन सभी बातों को हम लोग सीखेंगे।